हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फॉर्मूले को समझा, साथ ही डायमेंशंस क्या होती हैं ये भी समझा। तो जो वीडियो में स्टूडेंट्स नए हैं वो इससे पिछली वीडियो को समझने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैंने 15 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूले को डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम कुछ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूले को डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे फर्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, ये जितने भी, सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ समझ रहे हैं, ये क्लास 11th के सिलेबस में आने वाले चैप्टर्स में हम डीपली और समझेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इन शॉर्ट, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, आप चीज़ों को इजीली समझ सके, तो इन शॉर्ट भी मैं इन क्वांटिटीज़ के बारे में बताता जा रहा हूँ। साथ ही इनके जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं, इनको हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अगर हमें फॉर्मूले याद हों, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma, तो उन फॉर्मूलों के बेस पर हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। बट जब हमको प्रैक्टिस होती जाती है धीरे धीरे, तो बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले हमको ओरली भी याद हो जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो कि उसमें एक रोटेशनल मोशन की कैपेबिलिटी को प्रोड्यूस करे, कि ऑब्जेक्ट कितना रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो इसकी ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल दी है बात, बट मैं बता चुका हूँ कि डीपली हम इनको चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन क्या है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अबाउट मोशन में हो तो वो रोटेशनल मोशन हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ मास के लिए जो डायमेंशन है वो कैपिटल M हम यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस के लिए कैपिटल L, तो ये हो जाएगा ml⁻²। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। जिस तरीके से हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में टर्म्स पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, या लीनियर वेलोसिटी हम उसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से रोटेशनल मोशन में जो हम मोमेंटम के लिए टर्म्स पढ़ते हैं वो है एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ हम पहले ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फाइंड कर चुके हैं, ml⁻² मल्टीप्लाई यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इससे पहली वीडियो में हम फाइंड कर चुके हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻0 L⁻0 T⁻⁻1। ये हमने mlt के टर्म्स में लिखा है, सिंपली हम इसको T⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है ml⁻2 T⁻⁻1। 18th जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो जो न्यूटन्स लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमको एक फॉर्मूला, एक रिजल्ट फाइंड होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो लेंथ है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उन रिजल्ट्स को ज्वाइन करके हमको फॉर्मूला मिलता है F=Gm1m2/r²। तो यहाँ से जी का जो वैल्यू है वो जाएगा FR²/m1m2। तो जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमको फोर्स और स्मॉल आर जो कि एक लेंथ है, इन सब के डायमेंशन फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है होता है ml⁻², और स्मॉल आर जो कि एक लेंथ है दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज़ के बिटवीन, तो हो जाएगा L⁻² डिवाइड बाई m1 m2। ये क्या है? मासेस हैं ऑब्जेक्ट्स के, तो हो जाएगा mm। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है वो हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻³ T⁻⁻²। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है
कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में, ठीक है, क्योंकि इस हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कुछ मास होता है, तो उस मास पर किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी लगती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे कि इनफाइनाइट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यूनिट मास को लाने में जो वर्क हमको करना पड़ता है, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन मास। यहाँ वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ml टू द पावर टी, ml टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -2 डिवाइड बाई मास के लिए डायमेंशन कैपिटल M है। अब ये वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैसे आया, ये भी हम इससे पहले वीडियो में समझ चुके हैं। तो अगर आप जो इससे पहली वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो इससे पहली जो वीडियो है वो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, L टू द पावर 2 t टू द पावर -2। नेक्स्ट है स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई एक रबर बैंड हो या फिर कोई स्प्रिंग हो और उसकी इनिशियल लेंथ हो 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, और उसको खींच करके हम उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दें, तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, यानी इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, तो इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ यानी इंक्रीज इन लेंथ हुआ, उसको भी हम किस में मेजर करेंगे, मीटर सेंटीमीटर इसमें मेजर करेंगे, और जो इनिशियल लेंथ थी स्टार्ट की उसको भी हम मीटर या सेंटीमीटर इस तरीके से मेजर करेंगे। तो इंक्रीज इन लेंथ और इनिशियल लेंथ के लिए सेम डायमेंशन यूज़ होगी, ठीक है, और डायमेंशंस को हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से L टू दी पावर क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्ट्रेन जो है क्या होता है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो ऑप्शंस में कई फिजिकल क्वांटिटी दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि बताइए कि कौन सी क्वांटिटी इनमें से डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी क्या होता है कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कि किसी रबर बैंड को हम खींच देते हैं, ठीक है, तो रबर बैंड को हम दोनों सिरों से पकड़ के या फिर किसी एक सिरे को फिक्स रख के दूसरे सिरे को खींचे तो उसकी लेंथ कुछ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम जो फोर्स हम लगा रहे हैं रबर बैंड के किसी भी किनारे पर, अगर उस फोर्स को हम हटा दें तो दोबारा से जो रबर है वो अपने पहले वाले ही साइज़ में आ जाती है। तो वो प्रॉपर्टी जो उसको पहले वाले ही साइज़ में ला रही है वो क्या है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हम प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, देखिए जब हम रबर बैंड को खींचेंगे तो अंदर की तरफ एक फोर्स उसके पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर अप्लाई होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस इज अपॉन स्ट्रेन, इसी रेशियो को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2 होता है, ओके। और यहाँ पे जैसे कि प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। हालांकि इनका फॉर्मूला हम कई बार सेम ही पढ़ते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स कैसा होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। मतलब वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले वाली शेप और साइज में ले आए। तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, और स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है तो L टू द पावर 0। इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड्स में अपने सरफेस को मिनिमाइज करने की प्रॉपर्टी होती है, उनकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। जैसे कि कोई शेविंग ब्रश हो, ठीक है, तो शेविंग ब्रश को अगर आप पानी में डुबोएं तो क्या होगा, ब्रश जो है थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन। ये आपने देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं पेड़ पौधों पर, जो पत्तियां होती हैं उन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनी होती है, तो किस वजह से होती है, प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। फिर जो मरकरी होता है वो भी स्फेरिकल शेप बना लेता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरने पर, तो वो भी किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो
बहुत सारे इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और इसको हम फ्लूइड्स वाले जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पे और डीपली डिस्कस करेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि अगर हम ऐसे लिक्विड में एक लाइन सेगमेंट को इमेजिन करें तो उस लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। और फोर्स के लिए क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? ml⁻⁻2 डिवाइड बाई एल। तो ये सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो जाएगा m⁻²। नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि जब डिस्टेंस जैसे ही चेंज होती जाती है तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज होता जाए, तो इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो कि वेलोसिटी का होता है, l⁻⁻1 डिवाइड बाई एल। तो इस तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो t⁻⁻1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जो वाटर का फ्लो रेट है वो शहद के हनी के फ्लो रेट के कंपैरिजन में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी लिक्विड लेयर्स के फॉर्म में जो है फ्लो होता है उसका, उन लेयर्स के बिटवीन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे पर जो है हमें फोर्स अप्लाई करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो नीचे वाली लेयर्स हैं वे ऊपर वाली लेयर्स को रोकने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी जो शहद में जो ये विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है ये ज़्यादा होती है वाटर के कंपैरिजन में। आप कीप के थ्रू हनी को और वाटर को किसी कंटेनर में भरे तो वाटर जो है कंटेनर जैसा ही शेप जल्दी से गेन कर लेगा हनी के कंपैरिजन में। ओके, तो ये कैसी प्रॉपर्टी है? विस्कोसिटी की। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट से मतलब क्या है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जो लेयर्स होती हैं फ्लूइड में, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो वेलोसिटी, जो लेयर्स की वेलोसिटी है उसमें भी एक चेंज देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट टर्म लिया है। साथ ही जो फ्लूइड की या फिर लिक्विड्स की लेयर्स हैं उनके बिटवीन एक फोर्स भी अप्लाई होता है। ओके, और ये जो एरिया टर्म्स है ये हमने जो फ्लूइड्स की लेयर्स है उनका एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वैसे तो प्रैक्टिकली फाइंड होती है, तो वो होता है फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो फोर्स के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो जाएगा ml⁻⁻2 डिवाइड बाई l⁻2 t⁻⁻1। फाइनली ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml⁻⁻1 t⁻⁻1। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ ना आ रहा हो या कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। देखिए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? अगर कोई स्प्रिंग है और उसके एक सिरे को कहीं भी जो है फिक्स किया हुआ हो, किसी स्प्रिंग को लटकाया हुआ हो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से ज्वाइन करके, और दूसरे पॉइंट पर हम कुछ वेट क्या होता है? एक फोर्स ही होता है। तो कुछ वेट जो है हम सस्पेंड करते जाएं तो स्प्रिंग की लेंथ भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो हर जैसे जैसे हम वेट की वैल्यू बढ़ाते जाएं, यानी कि 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम हर बार हम वेट की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो इंक्रीज लेंथ की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन फोर्स और इंक्रीज इन लेंथ में जब हम रेशियो देखते हैं तो ये रेशियो हर बार लगभग सेम ही आता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ml⁻⁻2 और इंक्रीज इन लेंथ के लिए l। तो इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आया m⁻⁻2। नेक्स्ट है स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कि अभी मैंने इलास्टिसिटी वाला आपको डायमेंशन फॉर्मूला जब बताया था तो वहाँ पे स्ट्रेस के बारे में बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पहले शेप और साइज में लेकर के आ जाए। ओके, तो स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? ml⁻2 डिवाइड बाई l⁻2। तो सोल्व करके आ जाएगा ml⁻1 t⁻2। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो अगर आप इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई हुई हैं
यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड भी हैं, उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।